रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है? हाँ हम्म। स्क्रीन शेयर हो गया? हेलो। अच्छा, ठीक है। हेलो। कोई कुछ बोल रहा है क्या मुझे? ओके, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन। तो ये डेप्रिशिएशन क्या है, तुम लोग कुछ आइडिया है? व्हाट इज डेप्रिशिएशन? हेलो। हेलो, आवाज तो आ रहा है ना? हेलो, मेरा आवाज जा रहा है तुम लोग के पास? हाँ मैं अच्छा, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो देखो किसके बैकग्राउंड में आवाज हो रहा है? बंद कर दो, म्यूट कर दो। देखो एसिड जो होता है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। एक होता है फिक्स्ड और एक होता है करंट। ठीक है, अब ये फिक्स्ड एसिड जो है ये दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ये पता है तुम लोगों को। अब फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है और करंट एसेट का मतलब क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है? पहला बात ये है, फिक्स्ड एसेट का जो मेन चीज है, ये नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। नॉट इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। ठीक है, जिसे हम लोग इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं कर सकते उसे हम लोग फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं। ये एक इसका फीचर्स है। और है इसका जो यूज है, यूज फॉर द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इसका यूज हम लोग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पाने के लिए करेंगे। ठीक है, और इसका यूज जो है, यूज फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तो होना ही चाहिए। एंड नॉट फॉर रीसेल, नॉट फॉर रीसेल। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट का मतलब ये होगा, देखो जो चीज इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं, मतलब जिसे हम लोग सेल करके इजीली पैसा नहीं ला सकते, उसे फिक्स्ड एसेट बोलेंगे। और ये हम लोग इसीलिए ही खरीदते हैं ताकि हम लोग को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। मतलब हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम लोग प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विस रेंडर कर रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोगों को और भी इकोनॉमिकली बेनिफिट मिल जाए, इसके लिए हम लोग एडिशन करते हैं फिक्स्ड एसेट का। और
इसको हम लोग मोर देन 12 मंथ्स, वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब मोर देन 12 मंथ्स यूज करेंगे। और नॉट फॉर रीसेल, मतलब ये बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी से खरीद लिए दूसरे को बेच दिए, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है। तो उसे ही हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। लेकिन करेंट एसेट क्या होता है? करेंट एसेट होता है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। इसको हम लोग इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश कर सकते हैं। ये लिक्विड एसेट होता है। करंट एसेट मतलब लिक्विड, और लिक्विड मतलब ही होता है कैश। क्योंकि लिक्विड इसीलिए है क्योंकि लिक्विड चीज को किसी में भी डालो उसी के तरह दिखने में हो जाता है, ठीक है। जैसे पानी को बॉटल में डालो या फिर ग्लास में डालो तो उसी के तरह मतलब आकार ले लेगा। तो वैसे ही पैसा वही होता है, पैसे से हम लोग जो भी खरीदते हैं तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो लिक्विड एसेट। और करेंट एसेट का यूज जो होता है वो यूज जो होता है विद इन 12 मंथ्स ही होता है, ठीक है, विद इन 12 मंथ्स ही होता है, 12 मंथ्स या फिर वन अकाउंटिंग पीरियड बोल सकते हैं। और ये खरीदा ही जाता है फॉर रीसेल पर्पस, रीसेल पर्पस, ठीक है। अगर ये हम लोग परचेस कर रहे हैं तो फॉर रीसेल पर्पस होगा। अब देखो जैसे करेंट एसेट में क्या होता है, कैश होता है करेंट एसेट, तो इसका ये क्या है, लिक्विड ही है। ये कैश तो खुद ही मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश क्या होगा, ये कैश तो खुद ही कैश है, ठीक है। और उसके बाद जैसे डेटर, डेटर जो होता है, डेटर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। डेटर मतलब जिससे हम लोग को पैसा मिलेगा, तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। और 12 मंथ्स के अंदर ही मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, आज किसी को उधार दिए तो फिर 5 साल बाद उससे पैसा रिकवर करेंगे, वो तो बैड डेब्ट जैसा हो जाएगा ना। रुको कोई ज्वाइन कर रहा है। गुड इवनिंग सजल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग काजल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। ओके तो देखो जो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, अभी तक मैंने डेप्रिसिएशन कुछ नहीं बताया, हम एसेट बता रहे हैं। एसेट दो तरह का होता है, फिक्स्ड और करेंट। और फिक्स्ड एसेट का मैंने फीचर्स बताया और करेंट एसेट बताया, ठीक है। और जैसे अभी हम बता रहे थे कि डेटर जो है वो 12 मंथ्स के अंदर ही हम लोग को पेमेंट मिलना चाहिए, तभी तो हम लोग का बिजनेस अच्छा चल रहा है। और हम लोग जो भी स्टॉक करते हैं, अगर हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो स्टॉक क्या होना चाहिए, रीसेल होना चाहिए। किसी से खरीद के लेके आके भी बेच सकते हैं अगर हम लोग ट्रेडर हैं। और अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है तो खुद प्रोड्यूस करेंगे प्रोडक्ट को फिर बेचेंगे, ठीक है। तो फॉर रीसेल पर्पस ही होता है, ठीक है, खुद के पास स्टॉक करके रखना नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एसेट जो होता है, फिक्स्ड एसेट इस पर्पस पे नहीं होता। जैसे मान लो बिल्डिंग होता है, मशीन होता है, फर्नीचर होता है, ये सारा क्या होता है, पहले बात है ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। ये हम लोग इसीलिए अपने बिजनेस में एडिशन करते हैं ताकि हम लोग का इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बढ़ जाए। और ये ऐसा नहीं कि आज एक बिल्डिंग खरीद लिए कल बेच देंगे, कभी भी नहीं हो सकता। मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर तो होगा ही होगा, बहुत ज्यादा ही होता है नॉर्मली, ठीक है। और ये रीसेल के लिए नहीं होता, ऐसा नहीं कि आज एक फैक्ट्री में मशीन लगा दिए फिर 1 साल बाद बेच दिए फिर दूसरा लगा लेंगे, नहीं, ये नॉट फॉर रीसेल होता है। तो ये सब होता है फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब इसका दो पार्ट होता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसे हम लोग टच करके या फिर देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। और इंटेंजिबल मतलब जो विजिबल नहीं है और जिसे हम लोग छू भी नहीं सकते। और टेंजिबल का एग्जांपल जो सब अभी मैंने बताया, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब हो जाता है टेंजिबल। और इनटेंजिबल का मतलब होता है जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब होता है इनटेंजिबल एसेट। गुडविल मतलब नॉर्मली क्या होगा, देखो गुडविल एक रेपुटेशन होता है। अब रेपुटेशन कैसे, मतलब इसका वैल्यू कैसे करेंगे, जैसे गुडविल का वैल्यू लिखा हुआ रहता है ना, तुम लोग अगर पार्टनरशिप करे होगे या फिर किसी भी बिजनेस में अगर गुडविल का अमाउंट होता है तो गुडविल तो तुम लोग पढ़े हो रेपुटेशन, तो रेपुटेशन का कैसे अमाउंट होता है। रेपुटेशन मीन्स यही होता है, यहाँ पर रेपुटेशन मीन्स ये होता है कि अगर हम लोग अपने बिजनेस में कुछ स्पेशल कर पा रहे हैं बाकी लोगों से ज्यादा, ठीक है, मतलब सेम सेक्टर में अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दे पा रहे हैं तो फिर हमारा जो है वो सेलिंग जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे ही हमारा सेलिंग बढ़ जाएगा, हम चाहे तो अपना प्रोडक्ट का दाम या फिर हमारा सर्विस का दाम नॉर्मल बाकी लोगों से ज्यादा बढ़ा सकते, ठीक है। जैसे तुम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाओगे महंगा होता है, तुम लोग नॉर्मल कहीं बाहर खाओगे वो उससे कम होता है। चाहे एक ही तरह का सामान मतलब चाहे एक ही तरह का फूड तुम लोग कंज्यूम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब रेस्टोरेंट में ज्यादा महंगा इसीलिए होता है क्योंकि उन लोगों ने अपना गुडविल बनाया, क्योंकि वो अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा फैसिलिटीज देते हैं, वो ज्यादा हाइजीन होता है, इसीलिए इस तरह से हम लोग गुडविल जनरेट कर सकते हैं। या फिर मान लो किसी भी
इलेक्ट्रॉनिक्स चीज में, जैसे अगर ब्रांडेड खरीदोगे तो उसका दाम ज्यादा होता है, जबकि ब्रांडेड नहीं खरीदोगे तो उसका सेम चीज का दाम कम हो जाता है। अब ब्रांड कैसे बना होगा? ब्रांड अच्छे वैल्यूएबल प्रोडक्ट से बन सकता है, अच्छा लोकेशन से बन सकता है। तो इस तरह से गुडविल जो है ये हम लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारा एक एसेट है, इसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पेटेंट मतलब होता है अगर हम लोग कुछ स्पेशल इन्वेंशन कर रहे हैं तो उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वो जो इन्वेंशन है वो सिर्फ हम ही लोग यूज कर सकते, कोई और नहीं यूज करेगा। इससे क्या होगा, मार्केट में हमारा मोनोपोली हो सकता है। तो ये होगा पेटेंट जो हो गया, पेटेंट हमारे लिए एक एसेट हो गया, लेकिन इसे हम लोग छू के भी नहीं देख सकते और इसे हम लोग टच भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये हो जाएगा इंटेंजिबल एसेट। अरिजीत ज्वाइन किया। गुड इवनिंग अरिजीत। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो ये था, मैंने ये थोड़ा एसेट के बारे में बता दिया। अब लेकिन फिक्स्ड एसेट को ना फिक्स्ड एसेट नहीं बोला जाता, अब इसका एक नाम हो गया है पीपीई। ठीक है, ये तुम लोग को यूज करना पड़ेगा, पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ठीक है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट जो तुम लोग अब तक पढ़ रहे थे फिक्स्ड एसेट, अभी इसको बोला जाता है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ठीक है, तो अभी जब तुम लोग स्पेशली कंपनी अकाउंट जब पढ़ोगे तो वहां पर जब जो स्ट्रक्चर होगा, पहला बात तो ये है कि कंपनी अकाउंट्स बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो भी चेंज हो चुका है। जो टी शेप है वो तो होता ही नहीं है, वो तो बहुत पहले ही चेंज हो चुका है। और अभी जो फिक्स्ड एसेट का हेडिंग होता था उसकी जगह ये लिखना है तुम लोगों को पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। ये हम बता दिए, ये एक नया चीज है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। अब हम लोग जो डेप्रिसिएशन पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन बेसिकली ये है कि हम लोग जो फिक्स्ड एसेट यूज कर रहे हैं वो हम लोग को दिख नहीं रहा है, लेकिन उसका हम लोग धीरे धीरे उसका क्या हो रहा है, उसका जो वैल्यू है वो कम हो जा रहा है। ठीक है, अब उसका जो वैल्यू डे बाय डे कम हो रहा है, तो उस वैल्यू को हम लोग किस तरह से करेंगे? ठीक है, उसके लिए डेप्रिसिएशन का बहुत सारा टेक्निक है। और डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है हर साल जितने वैल्यू पे वो फिक्स्ड एसेट कम हो जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज किसी के पास एक एसी है, किसी के घर पे एसी है, सपोज 40,000 का एसी है। ठीक है, अब हर साल जब एसी यूज हो रहा है वो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन एसी का वैल्यू क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि जैसे हम लोग किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो यूज की वजह से उसका क्या हो रहा है, उसका जो कंडीशन है वो पहले से डिटोरिएट कर रहा है। ठीक है, अब मान लो हम लोग सोच रहे हैं ये एसी हमारे लिए 10 साल चल जाएगा। ठीक है, ये एसी हमारे लिए 10 साल चल जाएगा, 10 साल बाद ही नया एसी खरीदेंगे। जब 10 साल बाद ये इस एसी को बेच देंगे, जो ओल्ड एसी हमारे पास है, तो सपोज मार्केट में हम लोगों को मिल जाएगा 10,000। 10 साल बाद इस एसी का सपोज वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 10,000। ठीक है, तो 10 साल बाद जब हम लोग का एसी का 10,000 वैल्यू मिलेगा तो 40,000 क्यों नहीं? क्योंकि 40,000 कोई देगा ही नहीं, क्योंकि 40,000 का जो एसी है वो हम लोगों ने यूज कर लिया, और हम लोग के हिसाब से हम लोग को लग रहा है आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग को ये बेचने के लिए 10,000 मिल जाएगा। इसका मतलब कितना नहीं मिल रहा है, 30,000 रुपीज हम लोग को नहीं मिल रहा है। यानी 30,000 रुपीज का हम लोगों ने उस एसी का कंजम्पशन कर लिया। यानी 10 साल में हम लोगों ने एसी का कितना कंजम्पशन किया है, 30,000 रुपीज। तो हर साल कितना कंजम्पशन किया है, हर साल किया है 3,000। तो 3,000 हम लोग का क्या हो गया, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 3,000 हो गया हम लोगों का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर। पर ईयर क्यों? बिकॉज हम लोगों ने इसको 10 ईयर से डिवाइड किया, 10 ईयर से डिवाइड किया। अब ये जो है ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसे हम लोग बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट या फिर एक्विजिशन कॉस्ट। जिस कॉस्ट से हम लोगों ने खरीदा ये है, इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू। अब ये कभी कभी जीरो भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ चीज हो सकता है, या फिर एसी को इतना मतलब खराब हालत में जिसका कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा। ये एस्टिमेटेड होता है, ये होता है एस्टिमेटेड। ठीक है, एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है कि 10,000 होगा, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद इसका 10,000 मिले, 10 साल बाद हो सकता है इसका 8,000 मिले, 2,000 मिले, या फिर कुछ ना भी मिले। तो इसीलिए एस्टिमेटेड होता है। और ये भी होता है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्यों? हम लोग को ऐसा लग रहा है 10 साल चलेगा, हो सकता है 12 साल भी चल जाए, हो सकता है 6-7 साल में इसे हम लोग को बेचना पड़े, या फिर हम लोग बेचना चाहे। तो ये
एस्टिमेटेड वैल्यूज होते हैं, ये वाले और ये वाले, ये फिक्स्ड नहीं होते, ये एस्टिमेटेड वैल्यू होते हैं। ये बाद में जाके अपने हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो उसे चेंज भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल एक एस्टिमेशन लेके ही हम लोग को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हम लोग ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं कि हम लोग इससे 10 साल यूज करेंगे और 10 साल बाद इसका 10,000 हम लोग को रिकवरी मिल सकता है, इसका मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि 10 साल में हम लोग अगर मनीटरी वैल्यू में बताए तो कितने कितने अमाउंट का डेप्रिसिएशन हम लोग, सॉरी एसी हम लोगों ने यूज किया है 30,000 रुपीज का एसी हम लोगों ने 10 साल में यूज किया। तो फिर हर साल कितना करके यूज किया, 3,000। तो ये एसी रखने का खर्चा है, ये एसी को रखने का खर्चा, मतलब एसी को जो हम लोगों ने लगाया है, जो यूज कर रहे हैं, रखने का नहीं, एक्चुअली एसी यूज करने का जो खर्चा है। तो डेप्रिसिएशन वही अमाउंट होता है जो हम लोग एसेट को जब हम लोग लेके आते हैं और उसे जब यूज करते हैं, वो जो धीरे धीरे डिटोरिएट होते जाता है, उसका जो खर्चा है उसे हम लोग बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये क्यों हम लोग फॉलो करेंगे, डेप्रिसिएशन फॉलो करने का सबसे बड़ा रीजन ये है, पहला तो देखो, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को एक खर्चा मानेंगे, डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है एक एसेट को लगाने का। एसी को लगा रहे तो हर साल कितना खर्चा हो रहा है, 3,000। रिपेयर रिन्यूअल्स ये सब तो होगा ही, खराब होगा तो रिपेयर्स करवाओ, वो तो अलग खर्चा ही है, लेकिन एसी को रखने का ही खर्चा हो गया 3,000, ठीक है, जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है। ये तब पता चलेगा जब हम लोग सेल करने जाएंगे। हम लोग अगर जाके बोलेंगे नहीं मैंने तो 40,000 में खरीदा था, 40,000 ही ले लो, तो कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो फिर ये जो 3,000 करके हर साल कम हो रहा है, ये हम लोग को पहला बात है दिखता नहीं है, ठीक है। और ये हम लोग को किसी को पे नहीं करना पड़ता नॉर्मली, जैसे सैलरी वेजेस ये हम लोग पॉकेट से पे करते हैं ना मॉनिटरी वैल्यू में, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता चलता है, लेकिन इसका पता तब चलता है जब हम लोग बेचने जाते हैं। तो ये जो 3,000 रुपीज है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। पहला बात जो है, ये 3,000 जो है ये नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी डेप्रिसिएशन होता है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमेशा होता है हमारा नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और डेप्रिसिएशन को हमें चार्ज कहाँ करना है, पीएल में। पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब सोचो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते, सपोज हमारा नेट प्रॉफिट आया है 10,000, ठीक है, और हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करके 10,000 आया। अब अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा दिखाएगा। तो अगर हम लोग को ट्रू वैल्यू दिखाना है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, तो वहां हमें डेप्रिसिएशन भी दिखा। सपोज यहाँ पर हम लोगों ने सैलरी दिखा दिया, प्रिंटिंग पोस्टेज दिखा दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया। लेकिन अगर हम लोग डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करेंगे तो 10,000 दिखाएगा। अगर डेप्रिसिएशन मेंटेन करेंगे तो 3,000 लेस हो जाने के बाद इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 7,000 आ जाएगा। इससे हम लोग को ट्रू एंड फेयर वैल्यू दिखेगा पीएल स्टेटमेंट का, ठीक है, जो दिखना चाहिए। और उसके बाद है बैलेंस शीट जो होता है, पोजिशनल स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। बैलेंस शीट में क्या होगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं हमारा एसी 40,000 का है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, 40,000 का है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में तो वो 40,000 का रहा नहीं, 40,000 से हम लोगों ने 3,000 कंजम्पशन कर लिया है, तो वो कितने का हो गया है, 37,000। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा ये 37,000 का है, तो बैलेंस शीट में हम लोग को ट्रू एंड फेयर वैल्यू नहीं देगा। तो अगर हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनता है, मतलब पीएल बैलेंस शीट ये सबसे जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा बनता है, उसे अगर हम लोगों को सही दिखाना है तो उसके लिए हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा। बाकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो रूल्स है ही कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही पड़ेगा बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी उसके पहले कंपनी के पास जितना भी एसेट है, जो भी डेप्रिसिएबल वाला एसेट है, उसे डेप्रिसिएशन तो चार्ज करना ही पड़ेगा। और ऐसे भी अगर तुम डेप्रिसिएशन नहीं दिखाओगे तो तुम्हें टैक्स 10,000 पे देना पड़ेगा इस एग्जांपल के हिसाब से, और अगर दिखाओगे तो 7,000 के हिसाब से देना पड़ेगा। तो तुम्हारा खर्चा है तो तुम दिखाओ, तुम प्रॉफिट क्यों ज्यादा दिखाओगे। तो डेप्रिसिएशन इसीलिए भी हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोला है। देखो क्या बोल रहा है डेप्रिसिएशन में, क्या बोला है, देखो स्टार्टिंग में बोल दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू असर्टेन ट्रू रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस। वो मैंने बताया कि पीएल का सही वैल्यू दिखाओ, बैलेंस शीट का सही वैल्यू दिखाओ। फिर उसी को बोला है टू प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब अगर ट्रू वैल्यू असर्टेन करो, मतलब 10,000 नहीं है तुम्हारा ट्रू वैल्यू, मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से तुम्हारा ट्रू वैल्यू है 7,000, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने वहां पर लिया था, तो वही ट्रू वैल्यू दिखाओ। और इससे क्या होगा, तुम जो प्रेजेंटेशन बनाओगे
के फाइनेंशियल पोजीशन का, वो क्या होगा, ट्रू एंड फेयर व्यू देगा, मतलब सही और सच्चा। टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, मतलब डेप्रिसिएशन बहुत सारे मेथड से होता है, जिसमें एक मेथड है सिंकिंग फंड मेथड है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है। तो सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है ना, सिंकिंग फंड मेथड में एक रूल्स होता है, जैसे तुम लोग बचपन में पैसा जो भी तुम लोग को पॉकेट मनी मिलता है उससे पैसा आप बचा बचा के रखते थे, बाद में ये खरीद लेंगे वो खरीद लेंगे। उसी तरह से सिंकिंग फंड मेथड में क्या होता है, जैसे ही कंपनी का मतलब बिजनेस जो चल रहा है उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट का कुछ एक हिस्सा हम लोग चाहे तो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर एक बेसिस पे, ठीक है। कंपनी अगर सोच ले कि मेरा जितना भी प्रॉफिट होगा पर ईयर हम लोग 10,000 करके मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, सपोज कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे जहां हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम लोग ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, जब हम लोग एसेट खरीदना चाहेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया है उसे हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। मतलब तोड़ना मतलब इन्वेस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा उसका टर्म, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वैल्यू मिल जाएगा। सपोज हम लोगों ने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग को पूरा जो रीपेमेंट है वो मिल जाएगा जहां पर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया। और हर पर ईयर बेसिस पे तो इंटरेस्ट तो मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है। जैसे बैंक में एफडी करते हैं तो एफडी से क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, और जब एफडी का टर्म कंप्लीट हो जाता है तो बाकी पैसा भी मिल जाता है। तो उसी तरह से हम लोग सिंकिंग फंड मेथड में क्या करते हैं, प्रॉफिट का एक हिस्सा इन्वेस्ट कर देते हैं, उससे हम लोग को इंटरेस्ट मिलते जाता है, और जब हम लोग वो टर्म कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग को जो पैसा हम लोगों ने जमा किया था वो भी मिल जाता है, और उससे हम लोग चाहे तो फिर नया एसेट खरीद सकते हैं, क्योंकि एसेट तो धीरे धीरे यूज करते करते वो तो खराब होगा ही, मुझे तो वो रिप्लेस करना ही पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने से हम लोग को ये पता चल जाएगा कि पर ईयर अगर 3,000 करके मेरे एसी का खर्चा है तो मुझे फिर से एसी खरीदने के लिए कितना मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा। तो वही एक टेक्निक होता है सिंकिंग फंड। तो टू एक्यूमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, अगर मुझे एसेट को रिप्लेस सही तरह से करना है तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए, तो मुझे पता चलेगा कि कितना जल्दी मुझे कितना अमाउंट का पैसा मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे वो एसेट मिले जो हम चाह रहे हैं। फिर लास्ट में दिया टू एसर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन में मान लो फैक्ट्री यूज हो रहा है, प्रोडक्शन में फर्नीचर वगैरह कुछ यूज हो रहा है, बिल्डिंग यूज हो रहा है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम प्रोडक्शन करना मतलब रॉ मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग को तो रॉ मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंस होता है। इसके अलावा भी हम लोग क्या उसमें जोड़ सकते हैं, डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर मतलब खर्चा मशीन जो हम लोगों ने बैठा है उसका खर्चा भी तो प्रोडक्ट्स बेच के ही निकालना है, तो उसमें हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, उसमें हम लोगों को फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर डेप्रिसिएशन जो है वो ऐड करना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सारा कॉस्ट में डिवाइड होता है हर एक चीज, ठीक है। जैसे पहले होता है देखो रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अगर कोई कॉस्टिंग पढ़े हो तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में फिर हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट, मतलब देखो लाइन बाय लाइन होता है, पहले हम लोग जाएंगे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर लेबर को बुलाएंगे, फिर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस अगर होता है तो वो ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो मिलेगा प्राइमरी कॉस्ट, मतलब ये खर्चा करना ही है अगर प्रोडक्शन करना है तो। फिर प्रोडक्शन अगर कर रहे हैं तो फैक्ट्री ऑब्वियसली होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट के अंडर ही आ जाता है डेप्रिसिएशन। तो इस तरह से सारा जोड़ेंगे तो हम लोग को प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाएगा कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा कितना खर्चा हुआ है, अब उस खर्चे में हम लोग प्रॉफिट लगा के फिर उसे सेल करेंगे। तो वही बोल रहा है टू असर्टेन ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का ट्रू कॉस्ट निकालने के लिए भी हम लोगों को डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना आना चाहिए। उसके बाद देखो क्या बोला है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या फैक्टर, ये तो मैंने अभी वहां पर एग्जांपल के साथ बताया। कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने जो एग्जांपल पे लिया था 40,000 का एसी, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ मैंने माना था 10 इयर्स, और एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू 10,000 लिया था, ठीक है। तो वो मैंने पहले ही बता दिया तुम लोग को, वहां पर वही वाला चीज यहाँ पर बोला है, क्या क्या फैक्टर चाहिए जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करता है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फैक्टर्स चाहिए होते हैं जो मैंने पहले ही बता दिया। अब देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला है,
ये देखो कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन में आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये आर टेंजिबल आइटम्स। पहले हम लोग बोलते हैं ना फिक्स्ड एसेट आर टेंजिबल, ये देखो ये टेंजिबल मतलब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ये नाम आ गया। अब देखो वही मैंने जो बताया कि किसे फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा, जो मैंने वहां पर पहले सारा चीज बताया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड एसेट, इसे ही हम लोग अभी तक फिक्स्ड एसेट के नाम पे जानते हैं। इन कॉमन व्हेन ए फिक्स्ड एसेट इज परचेस्ड इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इट्स ओरिजिनल एक्विजिशन और परचेज कॉस्ट, जो मैंने बताया कि वो जो जैसे 40,000 का एसी खरीदा था वही है 40,000 ही जो है ओरिजिनल कॉस्ट है या फिर एक्विजिशन मतलब जो खरीदते या फिर परचेज कॉस्ट। हाउएवर फिक्स्ड एसेट आर यूज्ड टू अर्न, कोई फिर से आया है, गुड इवनिंग हिम। गुड इवनिंग हिम, नहीं सुनाई। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। अच्छा तो देखो however fixed asset are used to earn revenues for a number of accounting period in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded। ये fixed asset को use किस लिए करना है, रेवेन्यूज बनाने के लिए। जैसे अगर मतलब मजदूर लोग हाथ से काम कर रहा है लेबर, तो उसमें जो ना बेनिफिट होगा अगर हम लोग उसकी जगह कुछ मशीन वगैरह लगा लेते हैं तो वो फिक्स्ड एसेट बन गया। तो मशीन से क्या होगा, हम लोग का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। और हम लोग जो एसेट खरीदे वो उसको हम लोग कब तक यूज करेंगे, अंटिल द कंसर्न फिक्स्ड एसेट इज सोल्ड और डिस्कार्ड, मतलब जब तक ये जो भी कंसर्न या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसे बेचना ना चाहे या फिर उसे सेल करना ना चाहे, ठीक है। मतलब सोल्ड और डिस्कार्डेड या फिर उसे छोड़ दे रहा है, मतलब ये कंडीशन जो है वो शायद यूजेबल ना हो या फिर वो मशीन और नहीं चाहिए नया लगाना चाहता है, तो फिर वही उसको ही बोलते हैं डिस्कार्डेड। It is therefore necessary that a part of the acquisition cost of the fixed asset is treated or allocated as an expense। ये देखो तो ये नेसेसरी हो जाता है कि द पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, ये एक्विजिशन कॉस्ट कितना था 40,000 जो मैंने एग्जांपल लिया था, is treated or allocated as an expense in each of the accounting period in which the asset is utilized। अब देखो अकाउंटिंग पीरियड कितना हर साल 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें कितना दिन मान लिया था कि एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ यूटिलाइज कब तक करेंगे, 10 इयर्स के लिए यूटिलाइज करेंगे और 10,000 में ये सेल हो सकता है, ठीक है। तो हमारा एक्सपेंस कितना आया था, एक्सपेंस आया था 3,000, दैट इज द डेप्रिशिएशन। तो वही बोला है देखो कि एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड और एलोकेटेड एज एन एक्सपेंस इन ईच ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ये 3,000 हर अकाउंटिंग पीरियड में हम लोग को चार्ज करते रहना है, बीइंग द यूटिलाइजेशन वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। यही हम लोग का हर साल का एसी जो मैंने एग्जांपल लिया था एसी का यूटिलाइजेशन कॉस्ट है। The amount or value of fixed asset allocated in such a manner to respective accounting period is called depreciation। वही 3,000 ही हम लोग का क्या है, depreciation है। वही अमाउंट मतलब यहाँ पर 3,000 या फिर वैल्यू दैट इज 3,000 फिक्स्ड एसेट, यानी यहाँ पर जो हम लोगों ने एसी माना था, ठीक है। एलोकेटेड जो हम लोग कर रहे हैं पीएल में, मैंने बताया था पीएल में से हम लोग को दिखाना है टू डेप्रिशिएशन बोल के, ठीक है। हर अकाउंटिंग पीरियड में इसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैल्यू ऑफ सच एसेट डिक्रीजेस विद पासेज ऑफ टाइम मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब एसेट का जो वैल्यू है वो क्यों कम हो जाता है, ये जो हम लोगों ने माना कि हर साल 3,000 करके एसेट का वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, बट एसेट का वैल्यू क्यों रिड्यूस होता है, एकदम कॉमन सा जो है बात वो तो ये है कि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कोई भी चीज यूज करेंगे तो वो उसका वैल्यू तो कम होगा ही, ठीक है। कोई भी चीज यूज करेंगे तो उसका वैल्यू तो कम हो ही जाएगा। इसीलिए देखो पहले क्या लिखा हुआ है, वेयर एंड टियर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस। अब मशीन रोज चला रहे हो तो फिर उसका कुछ ना कुछ तो कंडीशन खराब होगा, वो तो डिटोरिएट होता ही जाएगा ना। जैसे ह्यूमन बीइंग भी क्या होता है, एज के साथ साथ सबका तबीयत क्या होता है, पहले जैसा नहीं रहता है, तो वो भी तो यूज हो गया ना। जैसे हम लोग अपने जो मतलब अपना जो
ये है लाइफ के साथ साथ हमारा जो पोटेंशियलिटी होता है वो कम होते जाता है, क्योंकि हम लोग अपने पूरे मतलब लाइफ भर में जो भी यूज करते हैं अपने आप को, इससे हम लोगों का वेयर एंड टीयर जो हम लोग के साथ हो जाता है। वैसे ही मशीन का भी वही है, मतलब ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी का स्ट्रक्चर वो भी तो वन टाइप ऑफ मशीन ही है ना, मशीन को ठीक रखना पड़ता है तभी हम लोग का बॉडी जो है प्रॉपरली काम करेगा, नहीं तो फीवर हो जाता है किसी को, किसी का आंख में प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये सब बॉडी पार्ट्स है। वैसे ही मशीन को भी क्या होता है, वेयर एंड टीयर के लिए ये क्या हो जाता है बिजनेस में, वेयर एंड टीयर ड्यू टू इट्स यूज इन बिजनेस, बिजनेस में यूज करने की वजह से इसका क्या हो जाता है, मतलब वैल्यू कम होते जाता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड, इसका मतलब क्या है, इफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट इन यूज्ड, इसका मतलब होता है टाइम चले जा रहा है, ठीक है, और हम लोग इसे यूज नहीं कर रहे कोई भी एसेट को, तो भी वो डेप्रिशिएट होगा। जैसे मान लो कोई एक बिल्डिंग सालों साल बंद पड़ा है, ठीक है, अगर सालों साल बंद पड़ा है तो हम लोग ये नहीं बोल सकते इसका वैल्यू उतना ही रहेगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब, क्योंकि ये नेचुरली क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएट हो जाएगा, क्योंकि जो भी मतलब नेचुरल विंड होता है या फिर मतलब क्या बोले, जैसे वेदर कंडीशन है, विंड्स है, रेन्स है, ये सब के लिए वो डिक्रीज होते जाएगा, इसे हम लोग बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब रेन, ड्यू टू रेन, विंड, वेदर, ठीक है, ये सब रीजन से क्या होता है, इसे बोलते हैं इफ्लक्स ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट बीइंग यूज्ड। अब है ऑब्सोलेसेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल और अदर चेंजेस, अगर मान लो नया मशीन खरीदे हो लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से एक दूसरा नया मशीन मार्केट में आ गया, ठीक है, तो पहले का जो मशीन है वो क्या होगा, उसका वैल्यू मार्केट में कम हो जाएगा और कोई वो मशीन खरीदना नहीं चाहेगा। जैसे पहले सब कोई डेस्कटॉप खरीदते थे, जैसे लैपटॉप आ गया सब क्या कर रहे हैं, लैपटॉप के पीछे भाग रहे हैं, मतलब लैपटॉप खरीद रहे हैं, वैसे डेस्कटॉप भी बहुत अच्छा ही होता है। तो अभी क्या हुआ है, मार्केट में लैपटॉप का डिमांड बढ़ गया, इसका रीजन ये है कि इसे कैरी करके कहीं भी लेके जा सकते हो, मेन बात ये होता है। तो टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ गया ना कि इसे कैरी करके लेके जा सकते हैं या फिर इसमें कुछ ज्यादा फैसिलिटीज मिल रहा है, तो या फिर स्मार्टफोन मान लो, ठीक है, स्मार्टफोन में जो पहले का जो फोन था उससे स्मार्टफोन में फैसिलिटीज ज्यादा मिल जा रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, ऑब्सोलेसेंस मतलब वही होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के वजह से अगर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जा रहा है तो उसे भी हम लोग डेप्रिशिएशन मानेंगे, मतलब जरूरी नहीं है कि सिर्फ यूज के वजह से ही डेप्रिशिएट होता है। डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसका मार्केट वैल्यू है ही नहीं तो उसे हम लोग, उससे क्या होता है, उस चीज का डेप्रिशिएशन हो जाता है, मतलब जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, दैट इज डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू, उसके वजह से डेप्रिशिएशन, उसको भी हम लोग डेप्रिशिएशन का कॉज मानेंगे। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, अच्छा उसके बाद क्या दिया हुआ है देखो, डिप्लेशन मेनली इन केस ऑफ माइंस एंड अदर नेचुरल रिजर्व्स। अब ये जो है डिप्लेशन का मतलब क्या होता है, बोल ही दिया है, माइंस और नेचुरल रिजर्व, नेचुरल रिजर्व जैसे मान लो कोयला, तेल, ये सब जो हम लोग निकालते जा रहे हैं तो इसके वजह से वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, नेचुरल जो रिसोर्स है वो कम होते जा रहा है, तो ये भी एक तरह का क्या है, डेप्रिशिएशन है, मतलब एक तरह का क्या डेप्रिशिएशन ही है। तो डिप्लेशन इसमें यूज करेंगे लैंग्वेज डेप्रिशिएशन के जगह, तब अगर माइंस मतलब नेचुरल रिजर्व जो भी है हम लोगों का, ठीक है, चाहे वो कोयला हो जाए, चाहे वो ऑयल वेल हो जाए, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस जो है ये जब कम होते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन, डेप्रिशिएशन के जगह तब वर्ड यूज होगा डिप्लेशन। और एक वर्ड भी यूज होता है डेप्रिशिएशन के जगह पे, एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन का मतलब होता है जब इनटेंजिबल एसेट, जैसे मैंने बताया गुडविल, इंटेंजिबल एसेट, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब पे जब डेप्रिशिएशन लगता है, जैसे पेटेंट मैंने बताया कि एक सर्टिफिकेट होता है जिसे हम लोग एक लिमिटेड टाइम के लिए करवा सकते हैं मोनोपोली के लिए, कि मैंने ये इन्वेंशन किया है, ये वाला चीज कोई और यूज नहीं कर सकता है मार्केट में, तो इसे हम लोग बोलते हैं पेटेंट। तो पेटेंट का एक टाइम पीरियड होता है, अगर 10 ईयर्स के लिए हम लोगों ने पेटेंट करवाया तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, फिर उसे रिन्यू करवाना पड़ता है, तो जैसे 10 ईयर्स हम लोगों ने फर्स्ट करवा लिया वैसे ही डेप्रिशिएशन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर वो
फिर सेकेंड ईयर कुछ और कम हो जाएगा, थर्ड ईयर कुछ और कम हो जाएगा। अगर मान लो हम लोगों ने 50,000 का डेप्रिसिएशन करवाया है और हर साल अगर हम लोग 5-5 हजार करके कम करते हैं तो 10 साल पे वो कम हो जाएगा। तो ये है इंटेंजिबल एसेट के लिए जो लैंग्वेज है वो यूज होता है एमोर्टाइजेशन। सेम लैंग्वेज यूज होता है फॉर गुडविल। कोई भी इंटेंजिबल एसेट के लिए जो है वो यूज होगा लैंग्वेज एमोर्टाइजेशन, और जो भी नेचुरल रिसोर्सेस या फिर रिजर्व्स है उसके लिए लैंग्वेज यूज होता है डिप्लेशन। अब देखो कंपनीज एक्ट 2013 जो आ गया है उस पर डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब मेरे एग्जांपल में यूजफुल लाइफ था 10 ईयर्स, ठीक है। एसेट जो था वो 40,000 का था। डेप्रिसिएशन में क्या है? सिस्टमेटिक एलोकेशन, मतलब हर साल हम लोग को 3,000 करके वैल्यू को एलोकेट करना है। द डेप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट इज द कॉस्ट ऑफ एन एसेट और अदर अमाउंट सब्सटीट्यूटेड फॉर कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू। वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वही बताया कि किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। वो देखो कॉस्ट लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू और डिवाइडेड बाय हो जाएगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, वो आगे लिखा हुआ है। द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज पीरियड ओवर विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अवेलेबल फॉर यूज बाय एन एंटिटी। एक्सपेक्टेड क्यों? क्योंकि मैंने बताया वो 10 साल हम लोगों ने माना है, वो कम बेसी हो सकता है, वो हम लोग सोच रहे हैं, एस्टिमेटेड है। और द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय द एंटिटी, या फिर एंटिटी वो जितना एक्सपेक्ट करेगा नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, ठीक है। जैसे यूजफुल लाइफ होता है या फिर वो प्रोडक्शन टाइम के साथ भी होता है, मतलब यूनिट के साथ कि मशीन 10 लाख यूनिट प्रोडक्शन करेगा। जैसे अगर जेरोक्स मशीन वगैरह खरीदने जाओगे तो उसमें, या फिर प्रिंटर खरीदोगे तो उसमें ये नहीं बोलेगा 10 साल चलेगा 5 साल चलेगा, वहां पर पेज का काउंटिंग होता है कि इतना हजार पेज ये मशीन दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए मतलब फिक्स्ड एसेट जिस तरह का होगा उसके ऊपर वो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो टर्म चेंज हो जाएगा। कभी कभी बोलते हैं ये मशीन इतना हजार घंटा काम करेगा, तो वही बोला है। या फिर द नंबर ऑफ प्रोडक्शन और सिमिलर यूनिट्स, या फिर जिस तरह का यूनिट यूज करना है हम लोगों को अकॉर्डिंग टू आवर एसेट। ये सब मैंने बताया। देखो करेक्ट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्ट इनकम मेजरमेंट। डेप्रिसिएशन शुड बी चार्ज्ड फॉर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ पीरियोडिक प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट लॉस को प्रॉपरली फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इन केस एन एंटरप्राइज डज नॉट अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इट विल नॉट कंसिडरिंग लॉस इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ड्यू टू देयर यूज इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज एंड विल नॉट रिजल्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। अगर हम लोग यूज नहीं करेंगे तो हम लोग सही प्रॉफिट या लॉस नहीं शो कर सकते। ट्रू पोजीशन स्टेटमेंट, जैसे ये देखो इनकम स्टेटमेंट मतलब पीएल, नाम चेंज हो चुका है। पोजिशनल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो पोजीशन बताता है। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट शुड बी एडजस्टेड फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज इन ऑर्डर टू डिपिक्ट द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन। in case depreciation is not accounted for appropriately, the property plant equipment would be disclosed in financial statement at a value higher than their true value। जैसे 40,000 था, अगर वो 3,000 यूज करने के बाद अगर 37,000 हो रहा है, ये अगर हम लोग नहीं दिखा रहे तो हम लोग नेक्स्ट ईयर भी उसे 40,000 ही दिखाएंगे। तो वही बोल रहा है कि वो वैल्यू शो कर जाएगा हायर देन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू 37,000 है, लेकिन हम लोग 40,000 दिखा रहे, तो हायर वैल्यू शो हो रहा है, जो कि रॉन्ग है। फंड फॉर रिप्लेसमेंट तो मैंने समझाया, सिंकिंग फंड मेथड से होता है। एसर्टेन ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो भी मैंने बताया। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर वेजेस, रॉ मटेरियल, ये सब के अलावा भी डेप्रिसिएशन, जो मशीन वगैरह यूज होता है। तो मशीन तो एक दिन में, अगर किसी का 10 लाख 15 लाख 20 लाख का मशीन है तो वो पूरा तो एक दिन में हम लोग चार्ज नहीं कर सकते। उसे हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे चार्ज करेंगे। तो वो धीरे धीरे जो चार्ज करने का मेथड है वही डेप्रिसिएशन है, कि एसेट का खर्चा हम लोग किस तरह से प्रोडक्ट के साथ जोड़ सकते हैं। तो एट ए टाइम कभी नहीं जोड़ सकते, उसे हम लोग को डेप्रिसिएशन करके करना। एट ए टाइम कंजम्पशन ही नहीं करेंगे तो एट ए टाइम जोड़ने का कोई बात ही नहीं है। अब फैक्टर्स जो है,
यहाँ पर देखो क्या बोला है, factors in the measurement of depreciation. Estimation of exact amount of depreciation is not easy. एग्जैक्ट अमाउंट हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू तो एस्टिमेटेड होता है हम लोग का, यूजफुल लाइफ और उसके साथ उसका जो स्क्रैप वैल्यू होता है. जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन. क्या क्या हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करेंगे? कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल रन. मतलब ऐसा नहीं कि एसेट खरीद लिए तो सिर्फ उसका खर्चा. जैसे अगर एसी खरीदोगे तो एसी तो 40,000 का था, ठीक है, सपोज एसी था 40,000 का, लेकिन एसी खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, किसी को बोलना पड़ेगा. इंस्टॉल करवाने का ले लिया 2,000, ठीक है, और मान लो कुछ कमीशन वगैरह और थोड़ा सा दे दीजिए, ऐसे करके इतना कमीशन लगेगा 1,000, तो हम लोग का एसी बन गया 43,000. तो कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब क्या होता है? इंक्लूडिंग ये सब होगा, जैसे एक्सपेंसेस फॉर इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल रन. ट्रायल रन मतलब जैसे अगर जेरोक्स मशीन वगैरह लेने जाओगे तो उसमें ट्रायल रन करके ही देखना पड़ता है कि किस तरह से कितने स्पीड से पेपर निकल रहा है, ये सब होता है ट्रायल रन. तो बेसिकली ये है पुट टू यूज के पहले. पुट टू यूज मतलब यूज करने के पहले जितना भी खर्चा होगा वो एसेट के दाम के साथ ही ऐड होगा. एसेट के दाम के साथ वो ऐड हो जाएगा पुट टू यूज के पहले. ये लैंग्वेज अगर याद रखोगे तो तुम लोग आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या क्या खर्चा हो सकता है. मतलब अपने जहां पर लगाना है तुम्हें एसेट को, वहां पर लगाने के पहले तक का जितना खर्चा है सारा एसेट के वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा. और क्या देखना है? एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. वो तो खुद से सोचेंगे कि ये मशीन 15 साल चलेगा, 10 साल चलेगा. एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू इफ एनी. अगर लगता है कि आफ्टर 10 ईयर्स इसका कुछ मार्केट वैल्यू मिल सकता है, मतलब स्क्रैप ही मिलेगा, लेकिन मिले या ना मिले, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ही एसेट है कि इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगा, ये यूज कर लिए फिर इसे डिस्कार्डेड करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, अगर कुछ मिलता है तो. ये देखो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. For example, a machine is purchased for 1,10,000. The residual value is estimated at 10,000. It is estimated that the machine will work for 5 years. The cost to be allocated as depreciation कितना होना चाहिए? तो acquisition cost या फिर purchase cost कितना है? 1,10,000. लेस करेंगे residual value 10,000 तो कितना मिला? 1 लाख. टोटल डेप्रिशिएबल अमाउंट. अब ये कितने दिन पे होने वाला है? 5 years. तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 years. ऐसा मैंने एग्जांपल पहले ही दिखाया, लेकिन इन लोग का अमाउंट अलग है, हम लोग का अमाउंट कुछ और है. अब देखो क्या बोल रहा है इन लोगों ने. कॉस्ट ऑफ द एसेट, देखो यहाँ से एरो टान के रखा है. कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है? 1,10,000. अब देखो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. ये देखो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट है 5 years. अच्छा, अब जो एस्टिमेटेड है वो हम समझा देते हैं. देखो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट एस्टिमेटेड होता है, और एस्टिमेटेड क्या होता है? स्क्रैप वैल्यू, ठीक है. अब ये डिप्रिसिएबल वैल्यू से एरो करके रखा है, और जो कॉस्ट ऑफ एसेट होता है वो हिस्टोरिकल वैल्यू होता है. ये मुझे बताना था. कॉस्ट ऑफ एसेट जो होता है हिस्टोरिकल होता है, बाकी तो होता है एस्टिमेटेड होता है, क्योंकि वो हम लोग को पता नहीं होता, वो हम लोग एक एजम्पशन ले लेते हैं अपने एंटिटी के हिसाब से, अपने यूज के हिसाब से. अब यहाँ पर बोला है कि क्या क्या प्राइस ऐड होता है. देखो इट्स परचेज प्राइस इंक्लूडिंग क्या होता है? परचेज प्राइस में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? मैंने बताया पुट टू यूज के पहले तक. यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया है, जैसे मान लो नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी. अगर हम लोग बाहर से मशीन मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी जो है, ठीक है, इसमें अगर नॉन रिफंडेबल है, मतलब अगर हम लोग एसेट नहीं लेते हैं तो वो नॉन रिफंडेबल अगर है, वो जो ड्यूटीज लगा है वो अगर नॉन रिफंडेबल है तो वो ऐड होगा एसेट के वैल्यू के साथ. टैक्स, अगर एसेट जो खरीदे उस पर कुछ टैक्स लगा है तो वो ऐड होगा आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट. लेकिन टैक्स कब ऐड होना चाहिए? ट्रेड डिस्काउंट. मतलब अगर 40,000 का एसेट है, उस पर ट्रेड डिस्काउंट मतलब जिससे खरीद रहे वो जो डिस्काउंट देता है, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. अगर उसने हम लोग को 2% का डिस्काउंट दिया है तो 40,000 पे 2% कितना हो जाएगा? 40,000 पे 2% हो जाएगा 800, ठीक है. तो बचा कितना? 39,200.
ठीक है। अब इस पे क्या लगेगा, और रिबेट, रिबेट मतलब भी छूट होता है, ठीक है। जैसे मान लो 200 का अगर रिबेट है तो कितना हो गया, 39,000। अब इस पे हम लोग को टैक्स लगाना चाहिए। अगर ऐसा कोई सम्स रहे कि उसमें टैक्स भी है, रिबेट भी है, ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, जो मतलब वो इनवॉइस प्राइस रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को प्राइस बताया जाएगा कि 40,000 पे आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा, तो 40,000 पे हम लोग 2% डिस्काउंट लेस करेंगे। उसके बाद अगर कोई भी रिबेट होगा तो उसे भी लेस करेंगे। उसके बाद जो रहेगा उसके ऊपर हम लोग को लगाना है टैक्स, तो हम लोग को मिलेगा परचेज प्राइस। उसके अलावा क्या हो सकता है, एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन, मतलब एसेट को लाने के लिए जो भी खर्चा हो रहा है, मतलब उसका कुछ मतलब ट्रक से ला रहे हो, रिक्शा से ला रहे हो, जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है लोकेशन तक पहुंचाने के लिए, ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो भी खर्चा है वो हम लोग ऐड करेंगे एसेट के दाम के साथ, क्योंकि अभी तक ये यूज स्टार्ट नहीं हुआ। देखो सारा पुट टू यूज के पहले ही है, क्योंकि यूज के पहले ही तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, जब खरीदने जाओगे तभी टैक्स पे करना पड़ेगा, तभी इंपोर्ट ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा, तभी तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन खर्चा करके उसे लोकेशन में लाना पड़ेगा। एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन ए मैनर इंटेंडेड बाय द एंटरप्राइज, या फिर ऐसा कोई बात है कि उसे कंडीशन में लाना पड़ेगा यूज करने के लिए। जैसे एसी, एसी ऐसे लेके आ जाओगे तो नहीं होगा, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे दीवार में तुम्हें लगवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन जो है, नेसेसरी कंडीशन जो है, ताकि हम लोग उसे यूज कर पाए। अब जैसे नेसेसरी कंडीशन में लाना चाहेंगे तो उस पर भी अगर एक खर्चा हो जाएगा, दैट इज इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वो भी ऐड होगा। The initial estimate of the cost of dismantling, removing the item and restoring the site on which the asset is located, अगर हम लोग को साइट प्रिपरेशन करना पड़ रहा है तो उसका खर्चा तो वो भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये देखो, कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन अभी मैंने बताया, इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट। तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिया है, लेकिन तुम लोग अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हो। जो मैंने बताया पुट टू यूज के पहले सारा खर्चा ही क्या होता है, एसेट के दाम के साथ ऐड हो जाता है। अब मेथड में देखो क्या क्या मेथड है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन देखो, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ठीक है। ये सब कोई करते हो, ये पता नहीं, नॉर्मली तो मतलब हम लोग का जो स्कूल लेवल है, कॉलेज लेवल है, उसमें ये होता नहीं है, ये दोनों ही होता है, ये सिर्फ प्रोफेशनल लेवल में ही होता है। results in a constant charge over the useful life if the residual value of an asset does not change, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लगातार हम लोग एक ही वैल्यू यूज करते हैं। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था 40,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10, जिसमें 3,000 करके आया था, हर साल क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब ये 3,000 का ही डेप्रिसिएशन लगता जाएगा। इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड। हाँ, वहां पर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज होते जाता है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होगा, हर साल कम होते जाएगा, वो हम बताएंगे किस मेथड से होता है। और यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड रिजल्ट इन ए चेंज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड यूज ऑफ द आउटपुट, हम लोग कितना मतलब यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हम लोग धीरे धीरे देखेंगे किस तरह से होगा। अब देखो, मैंने जो पहले ही डेप्रिसिएशन के लिए जो बताया था, वो एक्चुअली जिस कंसेप्ट से बताया था उससे हम लोग को स्ट्रेट लाइन मेथड ही मिल जाएगा। मैंने क्या बताया, कॉस्ट ऑफ एसेट हम लोगों ने क्या लिया था, 40,000, स्क्रैप वैल्यू कितना माना था, 10,000, और यूजफुल लाइफ कितना हुआ था, 10 ईयर्स, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ₹3,000 पर ईयर, ठीक है। अब हम लोग को बोलेगा कि रेट अगर फाइंड आउट करो, ये जो मैंने 3,000 लगवाया, ये कितना रेट क्या है, मतलब कितना परसेंटेज है। तो डेप्रिसिएशन कितना है, 3,000, फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है, 3,000 कितना, 40,000, जैसे तुम लोग अपना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो पढ़ाई में, ठीक है, कोई भी एग्जाम देने के बाद कितना परसेंट आउट ऑफ 100 क्या करते हो, नीचे 100 लिख देते हो, ऊपर अपना जो एक्वर्ड वैल्यू है वो लिखते हो। उसी तरह से डेप्रिसिएशन हम लोग 3,000 चार्ज करेंगे, कितने वैल्यू के एसेट के ऊपर, 40,000 इंटू 100 कर दो, तो शायद थोड़ा एब्सर्ड फिगर आ जाए, 3,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय
40,000, तो ये अच्छा नहीं ठीक है 7.5%। 7.5% रेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तुम लोग चाहो तो 40,000 के ऊपर डायरेक्टली 7.5% लगा के देख सकते हो, तो 3,000 आएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग को कभी कभी ये रेट भी फाइंड आउट करने बोल सकता है कि रेट फाइंड आउट करो कि डेप्रिसिएशन जो लगा है वो उसका रेट क्या है। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हम लोग पढ़ेंगे बाद में। अब अकाउंटिंग एंट्रीज देखो। देखो क्या लिखा है, देयर आर टू अल्टरनेटिव अप्रोचेस फॉर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या बोला है, फर्स्ट अल्टरनेटिव में क्या बोला है देखो, a provision for depreciation account is open to accumulate the balance of depreciation and the asset are carried at historical cost। अगर हम लोग चाहे कि एसेट का जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसी में हम लोग शो करना चाहते हैं तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड हम लोग फॉलो करेंगे। इसमें क्या होगा, डेप्रिसिएशन को हम लोग एसेट में चार्ज नहीं करके प्रोविजन करके दिखाएंगे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में हम लोग डेप्रिसिएशन को दिखाएंगे और जो डेप्रिसिएशन होगा उसको पीएल में चार्ज करेंगे। और एक मेथड होता है कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन है उसे डायरेक्ट एसेट में दिखाएंगे फिर पीएल में चार्ज करेंगे। इसे हम एक्सप्लेन कर देते हैं, देखो क्या है। एक ऐसा होता है कि मान लो एसेट ये है, जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था एसेट अकाउंट बना लिया। पहले हम लोगों ने एसेट खरीदा तो यहाँ पर हो जाएगा टू बैंक या फिर कैश। एसेट खरीदने का एंट्री होता है, एसेट आने से होता है एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक होता है। तो मैंने कितने का इसी खरीदा 40,000 बाई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है एक एक्सपेंस, तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एसेट नॉर्मली डेबिट था, एसेट को कम करना है तो उसे क्रेडिट करो यानी डेप्रिसिएशन टू एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3,000, तो बाई बैलेंस सीडी 37,000। ठीक है, अब एक साल का ही अगर शो करते, ये मैंने कौन सा ऑल्टरनेटिव लिया, ये मैंने लिया ऑल्टरनेटिव 2। देख लो ऑल्टरनेटिव 2 क्यों, ऑल्टरनेटिव 2 में क्या था, डेप्रिसिएशन टू एसेट और पीएल टू डेप्रिसिएशन। मैंने पीएल अकाउंट खोला नहीं, वो भी हम दिखा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिखा देते हैं इसके पास। तो देखो डेप्रिसिएशन टू एसेट किया तभी तो बाई डेप्रिसिएशन लिखा है, और पीएल में अगर चार्ज करना है डेप्रिसिएशन को तो हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब लेजर ओपन करना पड़ेगा, तो बाई पीएल हो जाएगा 3,000 और ये जो डेप्रिसिएशन है ये टू एसेट क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 3,000। मतलब हम लोगों ने जो 3,000 का एसेट को कम किया है उसे हम लोग पीएल में चार्ज करेंगे, क्योंकि सारा खर्चा जो होता है या फिर सारा इनकम जो होता है एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग ट्रेडिंग और पीएल में दिखा देते हैं जहां पर जो जाएगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो पीएल का आइटम होता है क्योंकि पीएल में सारा बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा जाता है। ठीक है, और ट्रेडिंग में जो है सिर्फ सेल करने का खर्चा जाता है और सेल का वैल्यू ही हम लोग लिखते हैं। तो बाई पीएल बोल के जो 3,000 आ चुका है, ठीक है, ये इस मेथड से हो गया डेप्रिसिएशन टू एसेट। अब इसमें क्या होगा, इसका जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे इसके बाद तो हम लोग यहाँ पर एसेट बोल के एसी बोल के हम लोग कितना लिखेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एसी का वैल्यू लिखेंगे 37,000, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि एसी का वैल्यू कितना हो चुका है 40,000 अब है नहीं, अब हो चुका है एसी का वैल्यू 37,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर हम लोग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव यूज करते हैं, अब हम लोग फर्स्ट ऑल्टरनेटिव पे चलते हैं। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अगर यूज करेंगे तो क्या होगा देखो, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव अगर यूज करेंगे यहाँ दिखाते दोनों का कंपेयर करके समझा पाएंगे। तो फर्स्ट ऑल्टरनेटिव के हिसाब से जब एसेट खरीदेंगे, एसेट ही लिखते हैं, जब एसेट खरीदेंगे तो हो जाएगा टू बैंक 40,000। ठीक है, अब देखो यहाँ है डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां था डेप्रिसिएशन टू एसेट मतलब खर्चा दिखाओ एसेट को कम करो। यहाँ बोल रहा है खर्चा दिखाओ, मतलब डेप्रिसिएशन तो वन टाइप ऑफ एक्सपेंस है, खर्चा दिखाओ लेकिन एसेट को मत कम करो। एक अकाउंट मतलब एक प्रोविजन कर लो किस चीज का, डेप्रिसिएशन का, मतलब डेप्रिसिएशन को एक स्पेशल जगह पे स्टोर करो। तो एसेट में और कुछ नहीं आएगा, बाई बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा।
क्लोज कर देते। अब एक अकाउंट बनेगा दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन, यहाँ दिखाना है। जैसे एसेट में बाय डेप्रिसिएशन आया था उसकी जगह यहाँ पर हो जाएगा 3000। अब इसे अगर क्लोज कर देंगे फर्स्ट ईयर, टू बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 3000 क्लोज, ठीक है। अब अगर हम लोग को डेप्रिसिएशन अकाउंट शो करना है तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन में दिखा देंगे टू प्रोविजन बोल के 3000, ये तो क्रॉस पोस्टिंग हो गया। और पीएल दिखा देंगे बाय पीएल, जैसे वहां पर एसेट हो रहा था उसके जगह ये हो जाएगा 3000। तो देखो अब जब हम लोग अपना जो एसेट का वैल्यू है वो दिखाएंगे, एसेट का वैल्यू कितना शो कर रहा है, एसेट अकाउंट में 40,000 मतलब ट्रू वैल्यू शो कर रहा है। अब इसका बैलेंस शीट किस तरह से होगा, इसका जो बैलेंस शीट होगा उसमें एसेट हम लोग दिखाएंगे 40,000, लेकिन यहाँ पर दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के 3000। तो तुम्हें समझना है कि एसेट 40,000 का है लेकिन ऑलरेडी इस पे 3000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, तो इसको तुम्हें माइनस कर लेना है, तो ये बन जाएगा 37,000। तो वही डिफरेंस होता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ओपन to accumulate the balance of depreciation and asset are carried at historical cost। तो ये जितना बार चार्ज करोगे 40,000 ही दिखते जाएगा और यहाँ 3,000 3,000 3,000 एक्यूमुलेट होते जाएगा। मतलब नेक्स्ट बैलेंस शीट में ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,000 प्लस 3,000। जबकि ये सेकेंड ऑल्टरनेटिव में ये प्रोसेस हम लोग को करना नहीं है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में क्या होगा, जब एसेट का वैल्यू जितना होगा हम लोग उसे उतना यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये मेन दो फीचर्स मैंने बताया कि ये दोनों अकाउंट से क्या होता है। एक में हम लोग एसेट का हमेशा ट्रू एंड जो मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू है उसे शो करवाते जाएंगे और एक साइड उसका यूज्ड वैल्यू दिखाएंगे। और जो सेकंड ऑल्टरनेटिव है उसमें ट्रू मतलब हिस्टोरिकल वैल्यू और रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, जो मतलब हर साल जो रिमेनिंग वैल्यू रहेगा उसको डेप्रिसिएशन के साथ साथ दिखाएंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, जैन brothers acquired a machine on 1st July 2015 at a cost of 14 lakh and spent 1 lakh on its installation. The firm writes up depreciation at 10% per annum of original cost। अब original मतलब ही होता है straight line method, ये तुम लोग नोट डाउन कर लो। ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू मेथड मतलब ही होता है एसएलएम मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका और एक नाम भी होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है वही स्ट्रेट लाइन मेथड है, वही ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब हम थोड़ा इसे ड्रॉ करके दिखा देते हैं है क्या। जैन ब्रदर जो है इन लोगों ने 1 जुलाई, जुलाई मतलब हो गया 7, 2015 को एक 14 लाख का एसेट खरीदा था, लेकिन इस पे इन लोगों ने इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन पुट टू यूज के पहले है यानी ये खर्चा इसमें ऐड हो जाएगा। तो फिर कितने का एसेट हो गया 15 लाख, 15 लाख का एसेट हो गया, ठीक है। और डेप्रिसिएशन जो है वो कौन से रेट पे हो रहा है, यहाँ पर रेट बता दिया है 10% रेट पे होगा। और हम लोग को मेथड कौन सा यूज करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में मैंने बताया था कैसे करना है, ओरिजिनल कॉस्ट करना है माइनस स्क्रैप करना है डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ करना है। लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन कुछ अलग है तो अलग यूज करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले 7.5% कैलकुलेट करके बताया था और तुम लोगों को बोला था 40,000 के ऊपर लगा लो तो वो 3,000 ही शो करेगा। तो यहाँ पर वही चीज है 10% बता के रखा था, तुम लोग को 15 लाख के ऊपर 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर साल क्लोज होता है 31 दिसंबर। अब हम लोग को कितने साल का शो करने बोला, 2015 और 16, तो ये पहले क्लोज हो जाएगा 31 दिसंबर 2015। तो ये पूरे ईयर में कितना होगा डेप्रिसिएशन और इसमें कितना होगा डेप्रिसिएशन, ये फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन लगा है, जुलाई में इन लोगों ने खरीदा है 1 जुलाई, तो जुलाई से दिसंबर काउंट कर लो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये हो जाएगा 6 मंथ्स, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। और ये दिसंबर टू दिसंबर ये जो है ये 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। दिसंबर टू दिसंबर नहीं मींस 31 दिसंबर मतलब जैन टू दिसंबर 12 मंथ्स। तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर में 6 मंथ्स का लगेगा, सेकेंड अकाउंटिंग ईयर में 12 मंथ्स का लगेगा। तो 15 लाख के ऊपर 10% जो है ये पर एनम का है, हर साल का। तो 15 लाख इंटू 10% करेंगे तो ये आ जाएगा पूरे साल का। तो पूरे साल को अगर डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो हर साल हर मंथ का आ जाएगा इंटू
6 यानी 6 मंथ्स का आ जाएगा, इसीलिए किया जाता है 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12। इसका मतलब यही होता है कि 15 लाख के साथ 10% करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, बिकॉज 10% पर एनम है, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये पर ईयर का आ जाएगा, इंटू 6 करेंगे तो 6 मंथ का आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा डेप्रिसिएशन का। तो चेक करते हैं 15 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएगा 75,000। और ये जो है 15 लाख पे 10% करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख 1,50,000। अब 15 लाख पे ही करना है क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे ही करते जाना है, इसमें कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि 15 लाख से 75,000 कम हो गया बचे हुए वैल्यू पे नहीं करना हम लोग को, इसीलिए इस मेथड का नाम ही है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले साल हम लोग का एसेट का वैल्यू 15 लाख था जब हम लोगों ने परचेस किया, 75,000 का डेप्रिशिएशन होगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो उससे पूरे साल का यूज किया तो उस पर डेप्रिशिएशन लग जाएगा 1.5, मतलब 1,50,000। अब देखो इन लोगों ने क्या किया है, देखो वही किया है, टू बैंक परचेस हुआ है, टू बैंक इंस्टॉलेशन, तो ये लिखना जरूरी है डेट, और ये डेट तो लिखना ही पड़ेगा। टू बैंक, बैंक 14 लाख, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये दोनों अलग अलग आइडेंटिफाई करना है। अगर कोई टोटल में 15 लाख लिखेगा तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज ये परचेज कॉस्ट है और ये इंस्टॉलेशन एक्सपेंस है, मतलब ये एसोसिएटेड कॉस्ट है, ये सिर्फ परचेज कॉस्ट है। उसके बाद डेप्रिशिएशन का जो मतलब फॉर्म एंट्री होता है उसके हिसाब से पुट होगा। और जब तक क्वेश्चन में हम लोग को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बोलेगा, हम लोग ऑल्टरनेटिव जो 2 था उसे यूज करेंगे। तो बाय डेप्रिसिएशन 75,000, 15 लाख का एसेट 75,000 डेप्रिशिएट हो गया तो बचा कितना 14,25,000। अब ये बाय बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस, अब जब ये नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन होगा तो ये 2 साइड होता है, ये डेबिट होता है, ठीक है, और ये क्रेडिट होता है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो टू बैलेंस बीडी 14,25,000 और बाय डेप्रिसिएशन 1,50,000 और बाय बैलेंस सीडी 12,75,000, ये वैल्यू आ गया और दोनों साइड क्लोज हो जाएगा। तो तुम लोग एक काम करो, इस क्वेश्चन को फटाफट, हम ये सोल्यूशन हटाते, तुम लोग इस क्वेश्चन को करके दिखाओ मुझे। इस क्वेश्चन को कॉपी में फटाफट कर लो, 2 सेकंड लगेगा। हेलो, कर रहे हो? हाँ मैम। हाँ करो। इस तरह से लिखना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट 1 जुलाई 2015 टू बैंक 14 लाख, फिर उसी डेट पे टू बैंक हाइफन देके इंस्टॉलेशन 1 लाख, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन डेट देना मैंडेटरी है 31 दिसंबर 2015, बाय डेप्रिसिएशन ये आया था 75,000 बाय बैलेंस सीडी, दोनों साइड इस तरह से टोटल होगा, ये हो जाएगा 15 लाख, ये भी हो गया 15 लाख। अब माइनस करोगे 15 लाख से 14,25,000, 14,25,000। फिर से 1 जन आ जाएगा, 1 जन 2016 टू बैलेंस बीडी, अब तो खरीदा नहीं है, पुराना वाला ही ब्रॉट डाउन कर रहे हैं, 14,25,000 31 दिसंबर 2016 बाय डेप्रिसिएशन
इसमें पूरे साल का लग रहा है 1,50,000। कैलकुलेशन मैंने पहले बताया किस तरह से करना है, बाय बैलेंस CD। 1,50,000 माइनस कर दो तो हो जाएगा 12,75,000। बस इतना ही करना है, दोनों साइड ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। जगह नहीं, यहाँ लिख रहा है 14,25,000 और 14,25,000। और डेप्रिशिएशन अकाउंट बोला है तो उसे भी कर लो, डेप्रिशिएशन अकाउंट। डेप्रिशिएशन अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग करना है। ये जो बाई डेप्रिशिएशन है यानी टू मशीन लिखेंगे, टू मशीन हो जाएगा 75,000। फिर बाई PL लिखना पड़ेगा क्योंकि एंट्री इस तरह से होता है, ये देखो PL टू डेप्रिशिएशन, तो बाई PL 75,000। फिर उसे क्लोज करना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन इस तरह से होगा, ये देखो डेप्रिशिएशन अकाउंट इस तरह से होगा, बाई टू मशीन क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 31 दिसंबर 2015 का, बाई PL 75,000। फिर टू मशीन 1,50,000, बाई PL 1,50,000। कर लिया है तुम लोगों ने? बस दो छोटा छोटा मेथड बताएंगे, बाकी हम होमवर्क देंगे उसके बाद। ये वाला हो गया है? यस मैम। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 2 जो है देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इलास्ट्रेशन 2 जो है वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला है। अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का मतलब होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होगा, देखो कंसेप्ट तो सेम है, हम फिर से बता देते हैं। देखो 15 लाख का मशीन हो गया हमारा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेके 10% डेप्रिशिएशन, पहले साल कितना लगेगा 75,000, तो हमारा वैल्यू आया था 14,25,000, ठीक है। अब जब डेप्रिशिएशन देंगे तो ये जो हिस्टोरिकल या फिर ओरिजिनल कॉस्ट है इस पे नहीं लगेगा। जो WDV वैल्यू है, रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन मतलब जो राइट डाउन करके आया है वैल्यू, उस पे हम लोग को अब डेप्रिशिएशन लगाना है। तो इस पे अगर हम लोग 10% लगाएंगे 14,25,000 पे, तो ये हो जाएगा 1,42,500, 1,42,500। तो माइनस कर देने पे वैल्यू मिल जाएगा 12,82,500, 12,82,500। तो WDV मेथड इसे बोलते हैं, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर डिमिनिशिंग, इसको बोलते हैं WDV वैल्यू मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या फिर बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो इसमें और कुछ नहीं है, जो पोस्टिंग है वो तो नॉर्मल होगा, मतलब जर्नल फिल लेजर, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट अमाउंट तो चेंज कुछ नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट तो खरीदते हैं, तो उसके बाद चाहे SLM यूज करो चाहे WDV यूज करो, बात बराबर है 75,000। उसके बाद से चेंजेस होगा, अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होगा तो वो 1.5 लाख हो जाएगा, लेकिन इस पे होगा तो 1,42,500 होगा। चलो देखते हैं ठीक है कि नहीं। ये देखो टू बैंक 14 लाख, टू बैंक 1 लाख, इसमें लिखा नहीं है इन लोगों ने इंस्टॉलेशन, बट लिखना चाहिए इंस्टॉलेशन, पहले वाले पे लिखा था। 1 लाख तो हो गया 15 लाख, डेप्रिशिएशन 75,000, 14 लाख 25,000। फर्स्ट ईयर में कोई भी चेंजेस नहीं समझ में आएगा। फिर टू बैलेंस BD देखो, बाई डेप्रिशिएशन 1,42,500, तो मशीन का वैल्यू कितना हुआ 12,82,500, ठीक है। ये ज्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि जब एसेट का वैल्यू कम हो जा रहा है उसके बाद भी अगर तुम उतना ही डेप्रिशिएशन यूज करोगे, इसमें 1,42,000 हुआ, जबकि SLM मेथड में हुआ था 1,50,000, लेकिन ये गलत है, ठीक है। ये इसका लिमिटेशन नेक्स्ट दिन लिमिटेशन भी बताएंगे कि लिमिटेशन क्या होता है इसमें। ये क्या हो रहा है कि एसेट मतलब बूढ़ा होते जा रहा है, लेकिन उस पर हम लोग खर्चा उतना ही दिखाते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उस पर खर्चा भी हम लोग को धीरे धीरे क्या करना चाहिए, कम दिखाना चाहिए। तो ये इसका एक लिमिटेशन होता है SLM मेथड का।
लेकिन एसएलएम मेथड में एक चीज होगा कि एसेट का वैल्यू हम लोग उसे 0 दिखा सकते हैं। जैसे अगर 2000 का एसेट है और उस पे हम लोग 1000 करके 2 साल डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्योंकि इक्वल अमाउंट हम लोग कभी यूज नहीं करते हैं, वो चेंज होते जाता है। जैसे नेक्स्ट बार इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा तो उस पे कभी भी वैल्यू 0 नहीं होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से मेथड में हम लोग का वैल्यू 0 हो जाता है। तो दैट इज एसएलएम, या फिर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, या फिर इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो ये सेम क्वेश्चन को तुम लोग WDV मेथड से कर लो। WDV मेथड से, ये मैंने पेज खुला रखा है, इसको देख के तुम लोग लिख लो कॉपी में और ऊपर लिख लो WDV मेथड और ये लिख लो, वैल्यू चेंज करके लिख लो फटाफट विथ डेट के साथ, क्योंकि हम होमवर्क के लिए कुछ अलग क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। ये सब तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, फॉर अंडरस्टैंडिंग है ये सारा। अच्छा, अब नेक्स्ट मेथड देखो, ये शायद सबको ना भी पता हो। नेक्स्ट मेथड जो है ये है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये क्या है बेसिकली, इट इज अ वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब बचे हुए वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाओ। तो ये सम ऑफ ईयर डिजिट जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का एक वेरिएशन है। यहाँ पर क्या होगा, in this case depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less its estimated scrap value by the fraction represented by। अच्छा, तो यहाँ पर क्या करना है, पहले ओरिजिनल कॉस्ट लेना है माइनस क्या करना है, स्क्रैप, जो स्ट्रेट लाइन मेथड में भी होता है और WD में भी होता है, इनटू करना है यहाँ पर कुछ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन में क्या लेना है, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। तो जैसे मान लो अगर मेरा जो एग्जांपल था उसमें टोटल लाइफ ऑफ द एसेट 10 इयर्स था एसी का, ठीक है, तो इसका क्या करना है, डिजिट का जो है वो टोटल करना है। तो देखो यहाँ पर भी सेम ही एग्जांपल है, 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 5 4 3 2 1, ये सारा टोटल करोगे तो आएगा 55। आइदर ये हो सकता है या फिर एक फॉर्मूला होता है नंबर सिस्टम में, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, वो भी करने से ये 55 ही आएगा। ये फॉर्मूला से यूज करके करना है। n मतलब कितना हो जाएगा, 10, 10 प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, तो 10 इंटू कितना हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 10, तो ये हो गया 55। और अगर तुम लोग कैलकुलेटर में 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 पर 5 4 3 2 1 करोगे तो भी आ जाएगा 55। तो बेसिकली करना क्या, ये जो फ्रैक्शन लेना है, यहाँ नीचे क्या लेना है, टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट। हम लोगों ने लाइफ ऑफ द एसेट जितना माना है उसका टोटल करना है। और ऊपर क्या लेना है, द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, मतलब जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे ऑन दैट मोमेंट उस एसेट का क्या रिमेनिंग, मतलब कितना लाइफ और बचा है, ठीक है, वो वैल्यू हम लोगों को वहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू लिखना पड़ेगा। अब जैसे देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या दिया है, द डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर एसेट का वैल्यू मतलब लाइफ कितना बचा हुआ है, 10 साल, क्योंकि 10 साल का एसेट है। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया उसे यूज करना फर्स्ट ईयर, तो रिमेनिंग लाइफ कितना हो जाएगा 10। सेकेंड ईयर में रिमेनिंग लाइफ हो जाएगा कितना 9, थर्ड ईयर में हो जाएगा 8, फोर्थ ईयर में कितना हो जाएगा 7। तो हर साल एक एक करके
कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसका हम बोल सकते हैं n-1, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं पहले साल n, सेकेंड ईयर में n-1, फिर थर्ड ईयर में n-2, इस तरह से बोल सकते हैं। n के कंसेप्ट से भी याद रख सकते हो, काउंट करके भी कर सकते हो। देखो सेकेंड ईयर में हो गया n/55। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, तुम लोग मुझे आंसर सिर्फ बताओ, पोस्टिंग नहीं करना पड़ेगा, मुझे आंसर बताओ, फिर हम शो कर देंगे किस तरह से पोस्टिंग किया इन लोगों ने। पहले मुझे कैलकुलेट करके तुम लोग कोशिश करो, ये बताओ कि मिस्टर आकाश परचेज्ड ए मशीन, मशीन कितने का है 10 लाख, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ एंड स्क्रैप वैल्यू वेयर 10 इयर्स एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितना है 10 इयर्स, ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू कितना है 1,20,000, और द मशीन वॉज पुट टू यूज, मशीन को हम लोगों ने स्टार्ट कब से किया है यूज करना 1/1/2010, ठीक है। हम लोग को बोला है सो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन देयर बुक्स फॉर 2015 बाय यूजिंग सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। सिर्फ 2015 का बुक्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करना है। 2010 में मशीन को हम लोगों ने यूज करना स्टार्ट किया है, जिस मशीन का परचेज कॉस्ट है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू है 1,20,000, हम लोग को ये पूछा गया, और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स। हम लोग को पूछ रहा है कि 2015 का अकाउंट बनाओ, मतलब सीधा सा बात है 2015 में डेप्रिसिएशन कितना होगा ये बताओ। तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे ये बताओ 2015 का डेप्रिसिएशन कितना होना चाहिए। अभी मैंने सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड बताया तुम लोगों को, तो बताओ कितना होगा 2015 में डेप्रिसिएशन कितना होगा, कोशिश करो। रूल्स वही रहेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 10 लाख, माइनस स्क्रैप कितना है 1,20,000, ठीक है, इनटू फ्रैक्शन में क्या नीचे क्या हो जाएगा, ये इसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है इसको ऐड करना पड़ेगा 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 3 2 1, नीचे ये फ्रैक्शन जाएगा जो कि 55 है, क्योंकि ऊपर मैंने एग्जाम्पल में भी देखा है वो है 55, और यहाँ लिखना पड़ेगा रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। तो 2015 जब होगा तो एसेट का लाइफ कितना बाकी रहेगा वो बताओ तुम लोग, एसेट का लाइफ कितना साल बाकी रहेगा। अगर 10 साल एसेट का लाइफ है और 2015 से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा वो बताओ। पहला बात है 2010 से लेके कितने साल तक 10 साल होगा ये बताओ तो मुझे। हेलो 20 तक। कितना 20 तक नहीं होगा, 20 तक ज्यादा हो जा रहा है, काउंट करो, क्योंकि 2010 1 जनवरी को हुआ था, तो 2010 पूरा एक साल, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तुम लोग काउंट करो फिंगर से तो पता चलेगा, जब तुम लोग 20 लोगे तो वो 11 चला जाएगा, चेक करके देखो सब कोई। हेलो हेलो, कर रहे हो तुम लोग काउंट? अरे कोई तो कुछ बोलो। यस मैम। हाँ चेक करके देखो, ये देखो 2010 11 12 2013, लो हम लिख के देते हैं, 2014 2015 2016 2017, क्योंकि 1 तारीख को खरीदा गया ना, 2018 2019, देखो 10 साल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो अगर 2015 का डेप्रिसिएशन निकालने बोला है तो कितना साल बाकी बचा है अभी रिमेनिंग, इंक्लूडिंग द करेंट ईयर, करेंट ईयर मतलब जिस साल का बोल रहा है, तो रिमेनिंग लाइफ कितना बाकी है 15
16, 17, 18, 19 जो मैंने वहां पर फॉर्मूला दिखाया था वहां पर लिखा हुआ है, देखो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट इंक्लूडिंग द करंट ईयर। तो रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट तो ये हो गया 4, और करंट ईयर मतलब जिस साल का हम लोग को बोल रहा है तो वो 2015, तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/55। तो वैल्यू देखो कितना होगा, 10 लाख से 1,20,000 माइनस करो, मैम 80,000। 80,000। वैल्यू जो है वो हो जाएगा 80,000। ठीक है, मुझे ये समझाना था बस। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है, ये देखो क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया है। ये देखो 80,000 हम यहाँ दिखाते हैं, देखो डेप्रिसिएशन फॉर 2015 कितना लिख दिया है 80,000। अब जब हम लोग अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो हम लोग को बोला है 2015 का अकाउंट प्रिपेयर करना है, एसेट अकाउंट लिख देते हैं, मशीन नहीं लिखा मैंने, ठीक है सॉरी, मशीन लिख दो तुम लोग। एसेट अकाउंट 2015 ये हम रफ में बता रहे हैं, ठीक है। तो 2015 का डेप्रिसिएशन तो है बाय डेप्रिसिएशन 80,000 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन इधर 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 तो हम लोग को वैल्यू चाहिए जो मतलब 2014 का क्लोजिंग वैल्यू चाहिए जो ब्रॉट डाउन होना चाहिए टू बैलेंस बीडी बोल के, वो कितना होगा, उसे किस तरह से निकालोगे ये बताओ, उसे किस तरह से निकालोगे। तब तो हम लोग क्लोज करेंगे ना इधर बाय बैलेंस सीडी बोल के, ये वैल्यू तो होना चाहिए। ये नहीं मिलेगा तो ये वैल्यू कैसे निकालेंगे। और ये वैल्यू कौन सा है, 2010 में एसेट खरीदा था, 10, 11, 12, 13, 14, ये रहा 15 का डेप्रिसिएशन मिल गया। तो 15 का डेप्रिसिएशन जो है उसका अकाउंट को क्लोज करने के लिए 2014 का एसेट का क्लोजिंग बैलेंस भी तो चाहिए। तो बताओ 2014 का एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालोगे, निकाल के बताओ। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल के कर सकते हैं हम लोग। 10 लाख माइनस 1,20,000, रूल्स क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 10 लाख माइनस 1,20,000, ठीक है, इनटू फर्स्ट ईयर जो है डिवाइडेड बाय 55 तो रहेगा। जब फर्स्ट ईयर हो रहा है तो एसेट का वैल्यू कितना, मतलब कितना रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है 10, इसका एक वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 9/55 मतलब जो हो जाएगा 2010, 11, ठीक है। इस तरह से इंडिविजुअली कर सकते हैं हम लोग, या फिर और एक चीज कर सकते हैं हम लोग जो यहाँ पर किया हुआ है, इस तरह से तुम लोग इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देख सकते हो, इसमें भी आंसर आ जाएगा। तुम लोग देखो कैलकुलेट करके, 10 लाख माइनस 1,20,000, पहले साल का कितना हो जाएगा 1,44,000। 1,44 हो रहा है। Yes, ma'am. 44 कौन सा वैल्यू बताओ, तुम फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का। ओ अच्छा सॉरी गलत हुआ शायद, 1,60,000 होगा, देखो 1,60,000। हाँ 1,60,000। फिर नेक्स्ट कितना होगा देखो, नेक्स्ट हो जाएगा 1,44,000। तो ये तो फिक्स्ड ही रहेगा ना, इंटू 10 इंटू 9 इस तरह से करोगे तो हो जाएगा, बार बार कैलकुलेटर में करने का ही क्या जरूरत है। ये तो फिक्स्ड हो जाएगा ना, 10 लाख माइनस 1,20,000, दिमाग लगाओ, ये और डिवाइडेड बाय 50 तो फिक्स्ड है। तो ये पूरा कैलकुलेटर में ये पोर्शन को कर लो, ये पोर्शन करने पे आता है 16,000 इंटू 9, उसके बाद वाला क्या हो जाएगा इंटू 8, तो 1,28,000। उसके बाद हो जाएगा इंटू 7 तो हो गया 1,12,000। तो 2010, 11, 12, 13, अच्छा 14 और एक बार करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 6 तो हो गया 96,000। तो तुम लोग चेक करके देख सकते हो, टोटल इस तरह से आएगा 1,60,000, 1,44,000, 1,28,000, 1,12,000 प्लस 96,000, तो 6,40,000 आएगा टोटल। तुम लोग चेक करके देख सकते हो 6,40,000 आएगा। तो टोटल 6,40,000 का डेप्रिसिएशन हो जा रहा है 2010, 11, 12, 13, 14 तक, ठीक है। तो एसेट का वैल्यू कितना था, एसेट का वैल्यू हमारा था 10 लाख, ठीक है। उसमें डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है 6,40,000, तो माइनस कर दो, 10 लाख माइनस 6,40,000 तो कितना आ गया 3,60,000, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
मतलब इसके बाद 64,000 सॉरी 9,60,000 के बाद, सॉरी 96,000 के बाद का जो एसेट का वैल्यू वो आ गया है 3,60,000। तो टू बैलेंस बीडी हम लोग कितना लिखेंगे, 3,60,000। 4 साल बाद टोटल 6,40,000 डेप्रिसिएशन के बाद, सॉरी 5 साल के डेप्रिसिएशन के बाद एसेट का वैल्यू आ रहा है 3,60,000। तो इधर 3,60,000 लिखेंगे, इधर बाय डेप्रिसिएशन। आप बैलेंस कर देंगे, बैलेंस करने पे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा, वैल्यू हो जाएगा माइनस करके देख सकते हो 2,80,000। तो ये मैंने सिंप्लीफाइड बात बता दिया कि अलग अलग करके कर सकते हैं। अब चलो देखते हैं इन लोगों ने किस तरह से सॉल्व किया है। देखो इन लोगों ने किस तरह से किया है, इन लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं किया है। तुम लोग जो मन चाहे उसे यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जो बताया उसमें टाइम लगेगा, बस मुझे समझाने के लिए वो बताया मैंने। इन लोगों ने क्या किया है, नीचे 55 लिखा है और कितना साल यूज हुआ है, 1 2 3 4 5, तो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 कर दिया। तो इससे हम लोग को ये मिल गया। ये लेकिन फॉर्मूला जैसा नहीं हुआ, यहाँ पर हम लोगों ने टोटल डेप्रिसिएशन निकाला है ना, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं लिया है, जितना हो चुका है वो लिया है। ठीक है, रिमेनिंग तो अलग है ना, रिमेनिंग क्या है 5 4 3 2 1, वो नहीं लिया है। यहाँ पर टोटल डेप्रिसिएशन निकाला है। तो ये देखो 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6, तो डायरेक्टली 6,40,000 आ गया। और ये अगर समझने में प्रॉब्लम होता है तो ये फॉलो करो, अलग अलग सबका डेप्रिसिएशन निकालो। क्योंकि ये जो है ना, ये जो कंसेप्ट है इसमें टोटल डेप्रिसिएशन निकाला, इसलिए ये फॉर्मूला से अलग है। यहाँ पर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ नहीं लगाएंगे, वो यूजफुल लाइफ लगाया गया है जितना हम लोग यूज कर चुके हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला तो इन लोगों ने एक बताया, लेकिन कंसेप्ट दो तरह से यूज किया, और मैंने ये सिंप्लीफाइड कंसेप्ट बता दिया। तुम लोग चाहो तो अलग अलग 1 2 3 4 5 ईयर्स के लिए कर सकते हो 6,40,000, और इसे माइनस कर दिया है, हम दिखा देते हैं यहाँ क्लियर करके। ये देखो इससे माइनस कर दिया है 3,60,000 आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद देखो किस तरह से यहाँ पर इन लोगों ने इसे पोस्ट किया। तो ये देखो वर्किंग नोट से हम लोग को पता चल जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा। टू बैलेंस बीडी है 3,60,000, डेप्रिसिएशन जो है 80,000 जो 2015 का है, 2015 का जो है वो है 80,000, बाई बैलेंस सीडी आ गया 2,80,000। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट ये तो इजी है प्रिपेयर करना। डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखेंगे, टू मशीनरी, मशीनरी अकाउंट जो क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 80,000, और बाई पीएल क्योंकि डेप्रिसिएशन एक खर्चा एट द एंड ऑफ द ईयर में वो पीएल में चार्ज हो जाता है, क्लोज हो गया। ये शायद एक नया नया मेथड आज तुम लोग को सीखने को मिला है। नॉर्मली ये उतना यूज मतलब स्कूल लेवल पे तो यूज होता नहीं है, SLM और WDV ज्यादा यूज होता है। तो ये तीन छोटे छोटे सम्स थे जो यहाँ पर एग्जाम्पल में था, जो मैंने समझाया। अब नेक्स्ट हम तुम लोग को होमवर्क भेजेंगे इस मेथड्स के ऊपर। ठीक है, इन तीनों मेथड के ऊपर तुम लोग को करना क्या है, जो भी मैंने आज पढ़ाया उसे अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एंट्री समझ लेना है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को अच्छी तरह से करना है, और बाकी जो भी डिप्रिसिएशन के बारे में बोला है वो तुम लोग को देख लेना है। और हम जो होमवर्क भेजेंगे वो भी सॉल्व करके मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो क्लास मैम एक तो वर्किंग नोट फिर से दिखाए ना मैम, हाँ वर्किंग नोट एक बार फिर से दिखा दीजिए ना। वर्किंग नोट दिखा दे। अच्छा ठीक है, दिख रहा है। हाँ यस मैम। हम्म, ठीक है मैम, हटा दीजिए। अच्छा ठीक है।